कि संगठन में फेरबदल या संगठन में बदलाव या फिर आगे की रणनीति किस तरह से आप बनाएंगे कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव है उसमें आप विपक्ष का जो फार्मूला है उसको तोड़ पाए? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है और हम अपने संगठन की रचना लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं। हमारे यहाँ संगठन का एक निश्चित कालखंड है और कालखंड के अवसर पर बीच में भी हम लोग उसका चुनाव करके अपने संगठन की रचना को पूरा करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 30 जून 2023 को समाप्त हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने ये तय किया कि हम आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए अपना कार्यकाल बढ़ाएंगे। तो हमारा कार्यकाल बढ़ा है। अब संगठनात्मक दृष्टि से हम लोग अपनी सदस्यता प्रारंभ करेंगे और सदस्यता के बाद स्थानीय समिति यानी कि वार्ड समिति, फिर मंडल समिति, फिर जिला समिति, फिर प्रदेश समिति और नवंबर माह में संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव होगा। तो ये तो संगठन का पुनर्गठन का विषय मैंने आपको बताया। जहाँ तक चुनाव से संबंधित विषय है, इस देश की महान जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को या माननीय नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व करने का अवसर दिया है। ये हमारे लिए, हमारे विचार से के लिए, हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि 1962 के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया है, सेवा करने का अवसर दिया है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर हम लोग जनता के बीच में लगातार अपने कार्यक्रम, अपने अभियान के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में रहे। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमारी अपेक्षा थी, राजनीतिक परिणाम वैसे नहीं आए हैं। ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस का, इन सब लोगों का जो इकोसिस्टम है, जो इनके मन मस्तिष्क में ये धारणा है कि अभी हम लोग जीते हैं, तो हार को जीत में बदलने का अगर कला है तो विपक्ष से सीख सकते हैं, कांग्रेस से जीत सकते हैं। हमारे लिए इस प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और हमारा चुनाव पूर्व गठबंधन है, तो एनडीए को बहुमत मिला है। उत्तर प्रदेश का जहाँ तक विषय है, उत्तर प्रदेश में एक नकारात्मक प्रचार के द्वारा जनादेश को प्रभावित करने का लोगों ने कहा। लगता है कि जो भ्रम फैलाने वाली बात आपकी तरफ से कही जा रही, पार्टी की तरफ से कही जा रही है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो भ्रम फैला चौथे से पांचवें चरण में, उसका नुकसान हुआ बीजेपी को और विपक्ष को फायदा हुआ? निश्चित रूप से जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, हम लोगों ने उसकी समीक्षा की है, बातचीत आपस में हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से बातचीत की है और उसमें ये चीज़ें सब प्रदर्शित होती हैं कि विपक्ष का जो नेगेटिव एजेंडा है उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा और हम लोग अपने प्रभावशाली तरीके से अपनी बात जनता के बीच में नहीं रख पाए। ये मैं बिल्कुल इस आपके मंच से स्वीकारता हूँ, लेकिन मैं प्रदेश की महान जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीति गठबंधन को, हमारी सीटें जरूर कम हुई हैं लेकिन हमारा वोट प्रतिशत आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से ज़्यादा है। तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए जो हमें काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया है, तो हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी जो अंत्योदय की योजनाएं हैं, आज जिस प्रकार से बजट आया है उसमें भी उन सब चीज़ों को जोड़ा गया है। तो हम अपने संकल्प के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा जो संकल्प है उसे आगे बढ़ाएंगे। आज बजट पेश हुआ, उस पर भी विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि स्वास्थ्य में नहीं दिया, शिक्षा में नहीं दिया, ये बजट ठीक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अभी 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। तो जो विपक्ष का एजेंडा है वो बिल्कुल अग्रेसिव है, यानी आक्रामक मूड में दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को घेरने के लिए। नहीं, आज बजट जो आया है भारत सरकार का, हमारी सरकार का जो बजट है, उस बजट में जो हमारा अवधारणा है, हमारा जो संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है,
उसे पूरा करने वाला बजट है। हमारे फोकस में महिला है, किसान है, युवा हैं, गरीब हैं, सारे लोगों को ध्यान में रख के ही, उनके सशक्तिकरण में ही बजट में ये चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं और उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अखिलेश यादव को कल हम लोगों ने देखा कि अपने सांसदों के साथ जब सब लोकसभा से निकले तो छाता लिया था उन्होंने कहा मानसून ऑफर चला और इसके बाद विंटर ऑफर चलेगा। उनका जो इशारा था वो कहीं और था, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। अब सपने देखने का अधिकार सबको है। 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया, हमें 2/3 से ज़्यादा बहुमत दिया है और हमारे लिए गर्व करने वाली बात प्रदेशवासियों के लिए भी है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 7 वर्षों से योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अभी कांग्रेस के हमारे मित्र चर्चा कर रहे थे और हमारे प्रवक्ता ने कहा भी कि लगातार 5 वर्ष किसी भी कांग्रेस के कालखंड में मुख्यमंत्री ने पूरे नहीं किए हैं। पहली बार बहन मायावती जी ने 2007 से 12 तक और दूसरी बार माननीय अखिलेश जी ने 2012 से 17 तक कार्यकाल पूरा किया। उसके अलावा 2017 से 2022 तक और 22 से अब लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की ओर अग्रसर है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी पार्टी का जो संकल्प है, हमारी पार्टी का जो कमिटमेंट है, योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें उसे पूरा कर रही हैं। एक मुद्दा जिसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हो, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, सब जगह वो मामला चल रहा, वो है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी आदित्यनाथ पिछली बार भी हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की जा रही थी। उनका जो रूट है वो वन वे किया जा रहा था। उनकी सेवा में सरकार और के जो अधिकारी हैं और पब्लिक सभी लोग लगे थे। लेकिन इस बार जो नेम प्लेट को लेकर एक आदेश हुआ कि भाई जो है वो अपनी दुकान के सामने अपना नेम प्लेट लगाएगा और क्या बेच रहा है ये भी बताएगा। इसको लेकर हाय तौबा मची है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। अभी भी विपक्ष लगातार उसको सांप्रदायिक रूप देने में लगा हुआ, धार्मिक ध्रुवीकरण देने में रूप लगा हुआ है। क्या लगता है आपको? हमें लोगों ने चुना है, जनता ने हमें जनादेश दिया है और हमारा कमिटमेंट है कि हमारी संस्कृति, विरासत और हमारी जो परंपरा है, हमारी आस्था है, उसी के आधार पर हम सरकार चलाएंगे। हमारी विरासत है, उस विरासत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, हमें उसके लिए लोगों ने चुना है। हमें धारा 370 कॉमन सिविल कोड, राम जन्मभूमि, इन सब विषय हमारे कमिटमेंट है और उसे हमने पूरा किया है। जहाँ तक पुरानी सरकारों का विषय है, आप देखते थे हमारे तीज त्योहार शांतिपूर्वक ना मने, इसके लिए लोग प्रयास करते थे, सरकारें उन्हें बाधित करती थीं, प्रतिबंधित करती थी। लेकिन योगी जी के नेतृत्व में हमें तीज त्योहार शांतिपूर्वक मनाने का अवसर सब लोगों को मिला है, उसी पर सरकार आगे बढ़ी है। जहाँ तक कांवड़ यात्रा का विषय है, कांवड़ यात्रा हमारी आस्था से जुड़ा विषय है और बहुत बड़ी संख्या में लोग एक आस्था के साथ हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने देव स्थानों के लिए जाते हैं। उनकी सुरक्षा और उनकी कांवड़ की पवित्रता भंग ना हो, इसका प्रयास सरकार करती रही है और योगी जी के नेतृत्व में लगातार इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। जहाँ तक आपने कही विषय अभी पीछे आया था, उस विषय को लेकर भी हमारी सरकार उन सब विषयों में नहीं पढ़ना चाहती, मैं भी नहीं पढ़ना चाहता, कोर्ट मामला न्यायालय के अधीन है। लेकिन हम लोग अपनी विरासत का, अपनी परंपरा का, आस्था के सम्मान के साथ आगे बढ़ेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है और जनता ने हमें इसलिए चुना है। थोड़ी देर पहले अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी यहाँ मंच पे थे, वो सवाल कर रहे थे, अभी मौजूद भी हैं हमारे सामने। वो ये कह रहे थे कि जब कई सारे ऐसे वीडियो जब सामने आते हैं जहाँ खाने में थूक दिया जाता है या जहाँ नॉनवेज बनता है वहीं वेज भी बन रहा है, जब शिव भक्त निकलते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इस दुकान पे वेज भी बनता है, नॉनवेज भी बनता है और उसी बर्तन में बनता है और उनका जो शेफ है, जो भंडारी है, वही है। तो क्या इसको लेकर विपक्ष को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो उसको धार्मिक पवित्रता को जोड़कर नहीं देख रहा और वो स्वच्छता को नहीं देख रहा है, वो शिव भक्तों की धार्मिक आस्था को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ देख रहे हैं हिंदू और मुसलमान। पुरानी सरकारों का आपने जो उनकी कार्य पद्धति रही है, तो उन्होंने हमेशा बहुसंख्यक समाज को दबाने का काम किया, हमेशा अल्पसंख्यक समाज के तुष्टीकरण करके अपना एजेंडा सेट किया है और उसी में वो वोट बैंक देखते रहे। समाज के बहुसंख्यक वर्ग में जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर टकराव, तनाव पैदा करके
और अल्पसंख्यक समाज को एक प्रभावशाली वोट बैंक के रूप में वो स्थापित करते रहे। हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य की सरकार हो, हमारी जितनी भी योजनाएं हैं, हमें उसमें कोई एक भेदभाव किसी जाति, क्षेत्र, समूह के आधार पर अगर कोई लगाते तो मैं चुनौती देना चाहता हूं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इन लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने हमेशा एक नकारात्मक एजेंडा सेट करके अपनी राजनीति की है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें जनता ने इतना आशीर्वाद और स्नेह दिया है, हम उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। एक सवाल सर आपसे, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, बार बार चर्चा विपक्ष भी करता है, और मेरा भी सवाल आपसे कि क्या इस बार बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव करे, और कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट दिया जाएगा। देखो, टिकट वितरण सभी राजनीतिक दलों की अपनी एक रणनीति है और सभी राजनीतिक दल उस पर विचार करके आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके, रायशुमारी करके हम लोग प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और केंद्रीय चुनाव समिति उस पर अंतिम निर्णय लेती है। तो अभी इस प्रकार से थोड़ा सा अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। इसी विषय में टिकट वितरण में क्या पॉलिसी पार्टी अपनाएगी, लेकिन निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी के साथ अपने संगठन के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर, क्योंकि हमारा संगठन है प्रभावशाली, उस संगठन के आधार पर और अपनी सरकार के कामकाज के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य में चुनाव लड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि इस प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार उन्होंने कहा कि हम उपचुनाव लड़ेंगे। भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद, वो भी चुनाव मैदान में। तो आपको लगता नहीं कि जो लड़ाई है इस बार, बीएसपी कभी नहीं लड़ती थी, नया कैंडिडेट चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का आ गया है, और समाजवादी पार्टी, तो जो विपक्ष का एजेंडा है वो बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगी। तो किस तरह की रणनीति बीजेपी बनाएगी कि जो 2024 में उन्होंने एक भ्रम फैलाया था, एक झूठ फैलाया था, उसकी काट निकालेगी? नहीं, हम लोगों के पास संगठन का एक सशक्त स्ट्रक्चर है भारतीय जनता पार्टी का। बड़ी संख्या में बगैर किसी स्वार्थ के, मोह के, लाभ के बड़ी संख्या में काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज भारतीय जनता पार्टी के पास है। उस विचार के लिए लगातार काम करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग अपनी बात हमेशा, अगर आप देखेंगे तो जितने भी कालखंड रहे हैं पिछले, जो भी विपत्ति के समय आए, अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर आपने शायद हो सके चर्चा पिछले पूर्व में आई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही सेवा ही संगठन है। लगातार जनता के बीच में हम सब लोग लगातार जनता के बीच में थे। किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता उस महामारी में, उस देश के सामने जो विपत्ति थी, एक बड़ी चुनौती थी, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन हम लोग लगातार जनता के दुख दर्द में खड़े रहे। आज भी भाजपा का कार्यकर्ता का सक्रियता, संपर्क, संवाद लगातार जनता के बीच में है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारा संगठन है और हमारी सरकार का कामकाज है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, ऐसी आशा है। अखिलेश यादव वो बार बार सवाल खड़ा करते हैं, कहते हैं कि बीजेपी जो है कभी अयोध्या का नाम लेती है, अब काशी और मथुरा के नाम पे डराती है, तो वो कहते हैं कि हमको धर्म के नाम पे डराती है, बीजेपी पोलराइजेशन करती है, जबकि खुद अखिलेश यादव देखिए भी नेम प्लेट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो बार बार उनका यही सवाल रहता है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर बीजेपी डराती है। ये मैंने जैसे कहा, हमारी विचारधारा है, हमारी आस्था है और हमारी विरासत के आधार पर हम लोग आगे बढ़ें। भगवान श्री राम हमारी आस्था से जुड़ा विषय है, हमारी विरासत है भगवान, और उस आस्था, परंपरा और विरासत के आधार पर देश की शासन व्यवस्था चले, इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। वो बार बार मथुरा का नाम लेते हैं, वो कई अगर रामलला का दर्शन करने की बात होती है तो नहीं जाते हैं, वो कभी ज्ञान व्यापी की चर्चा करते हैं, कभी मथुरा की करते हैं। वो जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम के मंदिर में के दर्शन करने में एक वोट बैंक दिखाई देता है।
उन्हें ये लगता है कि वोट बैंक मुझसे कहीं खिसक ना जा। भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो संकल्प है, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, 1989 के पालनपुर अधिवेशन में हमने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर चलने वाले मंदिर के आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया और हमने कहा कि हमें अगर कभी सरकार बनाने का अवसर मिलेगा तो हम अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। और मेरे लिए गर्व का विषय है कि आप सबने आशीर्वाद दिया है और उसकी परिणति आप लोग भगवान श्री राम के मंदिर के रूप में आपने देखा है। हमारा संकल्प भगवान श्री राम के आस्था से जुड़े विषय को पूरा करना था। हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में माननीय न्यायालय के आदेश पर उसे पूरा किया। एक नारा बहुत पहले चला था जब आपने राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, वो बहुत चुभता है विपक्ष को कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैंने अपनी पार्टी का जो कमिटमेंट है आपको बताया है। हमने हमारे जो संकल्प पत्र में, हमारे जो घोषणा पत्र में हमने 1989 के पालनपुर अधिवेशन में उसे जोड़ा था, तो हमने उसे पूरा किया। सर, एक आखिरी सवाल, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है प्रदेश में भी, केंद्र में भी, तो जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो जो लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह विपक्ष ने एक भ्रम फैलाया था संविधान बचाओ को लेकर, अभी भी उनकी वही रणनीति जारी, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। क्या बीजेपी भी कोई ऐसी रणनीति बना रही, ओबीसी या दलित वोट बैंक पर फोकस कर रही है? नहीं, हमारा संकल्प सबको साथ लेके चलने का, हम सबको साथ लेके चलने का। हमारे यहाँ जाति, टकराव, द्वंद्व, तनाव पैदा करना, समाज में अनिश्चितता पैदा करके राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी के मूल में नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, हम उस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम लोग पूरी तैयारी के साथ अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां अपेक्षा के अनुसार परिणाम लोकसभा में नहीं आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखेंगे अयोध्या में, उड़ीसा में हमारी सरकार बनी है। हम दक्षिणी के सुदूर में, हमारा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हमारी संख्या बढ़ी है। हम पहली बार केरल में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद निर्वाचित होकर आए। तो हमारे लिए आज जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है राष्ट्रव्यापी, कांग्रेस पार्टी की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी बैसाखियों के सारे ये परिणाम आए हैं और 13 राज्य ऐसे हैं जहां कोई भी सांसद में सदस्य कांग्रेस पार्टी का नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। जनता ने हमें चुना है और लोक कल्याण का संकल्प के साथ, गरीब कल्याण के साथ और अंत्योदय की योजनाएं, जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के विकास को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प के साथ हम जनता के बीच में हैं और लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं। और उसी आधार पर हम, चाहे उपचुनाव हो या कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे, अपने एजेंडे के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के मंच पे आने के लिए और बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। ये थे भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारे साथ मंच पर थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप सबका, इंडिया न्यूज़ के परिवार के सभी अपने साथी भाइयों बहनों का और सभागार में उपस्थित सभी अपने साथी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच भूपेंद्र चौधरी जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। और मैं चाहूंगी आप मंच पर ही रहें। हमारे कुछ अवॉर्डीज हैं, मैं चाहूंगी कि आप उन्हें आज ये अवार्ड अपने हाथों से ही दें। मैं एक एक करके नाम लूंगी यहाँ पे अवॉर्डीज का।